हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आप देख रहे हैं बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो चलिए अपने कारवां को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग सिलेबस कवर करते हुए जा रहे हैं। जो लोग अभी भी बिल्कुल सीरियस नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ दिन में जल्दी सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। और वो बहुत गंदा वाला सीरियस होता है, ठीक है। मतलब जो टाइम अभी आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, फिर लास्ट टाइम में काश पढ़ लेते हैं। तो वो चीज़ें जो लोग वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं तो अब अच्छी बात है, आपको ये चीज़ें ना करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 आपने कवर कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेट वाइज इस चैप्टर से बहुत आते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने किंग्स वॉर्स ऑलरेडी बहुत बार देखे हैं, लेकिन आज का जो ये चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा चीज़ आता है। और रिसेंट ईयर में एक मैंने डाटा देखा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। जब तुम लोग वीडियोज़ देखते हो तो तुम लोग को कुछ तो हेल्प मिलना चाहिए। अगर न्यू क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं ना, तो इस चैप्टर से थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, न्यू टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए एक गिफ्ट लेके रखे इसी चैप्टर के, मतलब बता देंगे तुमको कौन कौन सा सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। एकदम मस्त वाला। चलो आ जाते हैं। चैप्टर हमने देख लिया, सिलेबस हमने देख लिया। और तुम लोग देखते हो यार, लाइक करते नहीं करते, तुम लोग बड़ा गलत करते हो, ठीक है। मुझे नहीं देख पा रहे उसका मतलब क्या, तुम लोग वीडियो लाइक नहीं करोगे। मैं जल्द आ जाऊँगा सामने, ठीक है, सामने रह के पढ़ाऊँगा। चलिए, हमने ऑलरेडी 2 नंबर 1 नंबर हर एक जहाँ से जिस भी हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस नोट्स के बाहर नहीं जाएगा, क्यों हमारा नोट्स खरीदा है ना बिहार बोर्ड वाला, ठीक है। क्या आप ही का नोट से क्वेश्चन बनाएंगे। आओ, हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल वगैरह की बात की, है ना। क्या इन्वेंशन हुआ इंडियाज़ में, क्या क्या इन्वेंट हुआ, हमने बात कर लिया। अब जो है हम लोग कुछ और आगे इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, कोल इंडस्ट्री। फटाफट से एक हेडलाइन बना लो, कोल इंडस्ट्री। क्या लिखना है, बस कुछ कुछ बताएंगे, वही लिखना है। और कुछ से कुछ 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 करके आराम से एग्जाम में आपके नंबर आ जाएंगे। तो कोल इंडस्ट्री, सबसे पहले कोल इंडस्ट्री इंडिया में कब शुरुआत हुआ, तब याद रखिए 1814। 1 नंबर MCQ, बस, हाँ जी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। पता नहीं सुबह सुबह पेन नहीं चल रहा, ओके कोई बात नहीं। और ये जो कोल है हम लोग कहाँ से निकाले, कौन से माइन से, रानीगंज, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पूछेगा बिहार बोर्ड में कि ये रानीगंज माइल या माइंस कहाँ है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। याद रहेगा, कोल इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुआ, 1814। कहाँ से कोल निकालना स्टार्ट किया, रानीगंज, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तब हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज भी स्टार्ट हो गया था। तो डिमांड का, जो कोयला का डिमांड था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो यही था, है ना। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ डाटा है, देख लेते हैं। जैसे 1868 में जो टोटल कोल प्रोडक्शन था, लगभग हमारा 5 लाख टन था। लेकिन 1950 आते आते 3.23 करोड़ टन हो गया, है ना। यानी कोल जो हो गया वो बेसिकली क्या, इंपॉर्टेंट सेंटर हो गया, ठीक है। समझ में आया कि कहाँ पे, बिहार का, ठीक है, क्योंकि कोल हर जगह यूज़ होने लगा, है ना। समझ में आ गया, ओके। क्या याद रखना है, ये पॉइंट लिखूँ, ये पॉइंट लिखो, बाकी भूल जाओ, ठीक है, ओके। कोल का नीडेड क्या है, कोल क्यों ज़रूरत पड़ा, रेलवेज में चाहिए था, फैक्ट्रीज मशीन चलाना चाहिए था, फैक्ट्रीज में लगता, इंडस्ट्रीज में लगता, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लगता, सब चीज़ के लिए कोल तो ज़रूरी था। तो ये बात था आपके कोल इंडस्ट्री के लिए। क्या पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट काफ़ी रहेगा, ठीक है। अदर इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। इसके साथ साथ अदर इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हुए, कहाँ पे, हमारे इंडिया में। जैसे इंडिको, टी, कॉफ़ी, रबर, जूट, कॉटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारी चीज़ें, है ना। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल हमें लोगों ने स्टार्ट किया, है ना। कुछ ऐसे भी है जो कंट्रोल या फिर सपोर्ट के, फॉरेन लोग इन्वेस्ट, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने इन्वेस्ट किया, है ना। बहुत सारी चीज़ें हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक क्या पॉइंट किया था, इंडस्ट्रियल कमीशन, कब, बेसिकली 1916, ताकि क्या कर सके, एग्जामिन कर सके किससे रिलेटेड मैटर, इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड से रिलेटेड जो भी मैटर हो, इसको एग्जामिन कर सके। तो ये चीज़ें अभी तक आपके PYQ में नहीं आया है, तो मत याद करो, नहीं बिल्कुल याद करो। ये आ सकता है आपके 2027 के पेपर में कि इंडस्ट्रियल कमीशन कब आया था, डेट शीट 1916। VVI लिख लो, क्या पता सेंटअप एग्जाम में ही आ जाए। आ जाते हैं, इसका पर्पस क्या था वो सब भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आखिर इंडस्ट्रियल कमीशन आपका 1969 कौन लेके आया, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगा, ये तो ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, ओके। क्या पर्पस था, अब अभी हम लोग बताएं कि इसलिए लेके आया ताकि एग्जामिन कर सके
कंडीशन को, किसका, इंडियन इंडस्ट्रीज और ट्रेड के कंडीशन को समझ सके और मेज़र कर सके क्या क्या इसके लिए बेटर है, डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें। ओके, चलिए। बाद में 1921 में गवर्नमेंट ने क्या अपॉइंट किया, रेवेन्यू कमीशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि रेवेन्यू कमीशन कब आया, 1921, है ना। ओके, वो विद किसके, श्री इब्राहिम रहमतुल्लाह इसके क्या बने, हेड बने इस साल। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि इंडस्ट्रियल कमीशन कब आया, 1916 को आया। ठीक है, रेवेन्यू कमीशन कौन बने, हेड कौन थे, ये पूछ सकता है, एंड कब आया, 1921 आया। बस ये 2 पॉइंट तुम्हें याद रखना है, डेट छोटे छोटे। देखो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के मुझे इतना बड़ा नोट्स बनाना पड़ रहा है, तो तुम्हें नोट्स पूरा उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहाँ ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव उतना ही दिमाग लगाना। एक बार स्टार्टिंग में पढ़ लेना ज़रूर, उसके बाद तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं ट्रेड बिटवीन 1850 से 1914 के बीच में आते हैं। ड्यूरिंग 1850 से 1914 इस पीरियड में क्या होता है, तो इंडियन ट्रेड की बात करेंगे। इस पीरियड में जो भी जैसे जूट हो गया, टी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब क्या होने लगे, प्रोड्यूस होने लगे एक्सपोर्ट करने के लिए, है ना। ओके, दिस गुड्स वेरी यूजफुल फॉर इंडियन इकोनॉमी बिकॉज दे गुड सोल्ड इन फॉरेन मार्केट। सिंपल सी बात है, ये सब चीज़ें पैदा होने लगे, प्रोड्यूस करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, इससे हमारे लिए यूजफुल ये रहा कि ये सब चीज़ें फॉरेन मार्केट में बेचा जाने लगा, है ना। ओके, और ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिल गया हम लोग इंटरनेशनल मार्केट तक अपना सामान पहुंचाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। बस समझते चलो, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेज हर एक चीज़ में होता है, तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज मिला इंडियन इंडस्ट्रीज को। किस तरीके से, देखो यूरोपियन कंट्रीज तो वो अपने वॉर में बिजी थे, तो यहाँ पे इंडिया जो है वो अपना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। उन्होंने क्या किया, कुछ गुड्स सामान वगैरह सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, है ना। ओके, इसके इफेक्ट में क्या हुआ, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है उनको बड़ा मार्केट मिल गया और डिमांड जो है इंडियन गुड्स का वो बढ़ने लगा। और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है वो बेसिकली वॉर के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, मतलब जो भी सामान वगैरह चाहिए होगा तो आप लोग बना करके रेडी करके दीजिए, अपॉर्चुनिटी मिला। ओके, रॉ मटेरियल अवेलेबल होने लगा, लो प्राइस में, पहले नहीं मिल रहा था, अब लो प्राइस में मिलने लगा। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, ओके, और मैन्युफैक्चर गुड जो है उसको हम लोग क्या किए, हाई प्राइस में सोल्ड किया। डिमांड है, प्राइस तो बढ़ेगा ही, है ना। ओके, चलिए, प्राइस से याद है बता रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन सम एरिया। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसा हो कि कुछ एरिया में तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ही हो गया, है ना। ये बेसिकली इफेक्ट थे वर्ल्ड वॉर 1 के। ठीक है, ऑलरेडी हिस्ट्री में भी पढ़े हो, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ो, क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सभी चीज़ हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये चीज़ें याद रखना। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, डिप्रेशन जो होता है ना, कब आया आपका, 1929, इस डेट को याद रखिएगा। हालांकि बिहार बोर्ड ये नहीं पूछता कब से कब तक, लेकिन ये वाला, लेकिन तुम लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो तुम लोग दोनों बात याद रखना। कब से कब तक चला था, 1929 से 1933। पूछता है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब आया था, ये आपका 1929। बस कभी पीरियड नहीं पूछा, लेकिन अब पूछा तो याद रखना 1929 से 33 तक। ठीक है, क्लियर है। ओके, ये क्या था, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, है ना। और इसका इम्पैक्ट पड़ा कहाँ पे, हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है, ओके, चलो, क्यों, देखो अगर क्राइसिस आ जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, लोगों के पास पैसे ही नहीं होगा, चारों तरफ तंगी होगा, तो क्या होगा, प्राइस हाफ हो जाएगा, है ना। देखोगे जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें महंगे हो गए थे, है ना, सिवाय मेडिसिन के। मेडिसिन उतना ही ले रहा था, वो लोग तो और डबल करके ले रहा था, पैरासीटामोल का भी प्राइस बढ़ा के ले रहा था। ठीक है, तो और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सभी बंद हो गए थे, तो जो चाह रहा था चलो 50% ही मिले, मिल तो रहा है ना, ये सब चीज़ें होने लगा। तो जो है, जो पीपल जो डिपेंडेंट थे सिर्फ इंडस्ट्रीज में, वो क्या हो गया, वो लॉसेस का सामना करने लगे, जैसे कोविड में, है ना, लॉकडाउन लग गया, किस तरीके से सब घर पे बंद हो गए, घर पे रहने लगे, बिजनेस सब चीज़ें बंद हो गए। आप भी उससे शायद इफेक्ट हुए होंगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले कभी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन इसी वजह से उनको बिहार बोर्ड शिफ्ट होना पड़ा। बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जो हमें हर साल सुनने को मिलता है। खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ आएँ, हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, आपको कभी कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा इन फ्यूचर तक। ठीक है, ओके,
नंबर दिया हुआ है, आप सिंपल सा मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है। ये 2 नंबर का डेफिनेशन है। व्हाट डू मीन बाय, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय, भला भला कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं कि क्या समझते हैं आप इकोनॉमिक डिप्रेशन, है ना। तो एक ऐसा पीरियड जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली डिक्लाइन हो गया, है ना, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया, कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट जॉब प्राइसेस हाई हो गया, एम्प्लॉयमेंट लो हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्लियर है कि शॉर्ट सा डेफिनेशन को आप थोड़ा सा बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म, अब आते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। ओके, कब से कब हुआ कमेंट करना, क्योंकि ऑलरेडी हिस्ट्री में बता के रखें। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन फैक्टरीज रिसीव मेजर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोग कहाँ इंटर करेंगे, डिमांड फॉर कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस मिल बाई फुलफिल बाई इंडियन फैक्ट्रीज, ठीक है। इंडियन मिल की जो ऑनर है उस सिचुएशन को बेसिकली एडवांटेज को उस सिचुएशन को अच्छे से उपयोग किया और अच्छा खासा प्रोडक्शन किए, ठीक है। वो फॉरेन मार्केट में भी इंटर कर गए, है ना। बट देयर वॉज अ मेजर प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम था। इंडिया डिड नॉट हैव इट्स ओन स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, अपना तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज नहीं था, ठीक है। इसीलिए उनके पास उतना इनफ कैपेसिटी नहीं था कि अपना मशीन खुद बनाए, है ना। ओके, इसीलिए स्टिल हम लोग किस पे डिपेंड थे, ब्रिटेन, अमेरिका, किसके लिए, मशीन्स के लिए, है ना। ओके, प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन मशीन ही नहीं आ रहा है, मशीन वो लोग देना नहीं चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो देख रहे हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अभी भी प्रॉब्लम था वहाँ पे, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस कहानी सुनते चलो, ठीक है। इंडिया एंड अमेरिका आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, देखो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि अमेरिका बिकम इम्पॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इन इंडियन ट्रेड, अमेरिका जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन गया इंडियन ट्रेड का, ठीक है। अमेरिका क्या करने लगा, यूजफुल गुड्स जो भी सामान है इंडिया में बेसिकली सप्लाई करने लगा, है ना। ओके, रॉ मटेरियल डिमांड होने लगा इंडिया से कि आपको कुछ रॉ मटेरियल हमें भी प्रोवाइड कीजिए, हम भी आप लोग को अपना सामान वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, वो लोग सामान ले जाके क्या करने लगा, प्रोडक्शन करने लगे, उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा था, ठीक है। ओके, देन आते हैं डेवलपमेंट ऑफ बैंक, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग कान खोल लो, ये एक बार पढ़ लेना, हालांकि पढ़ने का जरूरी नहीं, कुछ है नहीं, ठीक। ओके, डेवलपमेंट ऑफ बैंक इन इंडिया, यहाँ से क्या हो गया, बैंक का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक, ये कब बना आपका, 1895 को बना। बैंक ऑफ इंडिया 1906 को बना। इंडियन बैंक जो मेरा बैंक है 1907 को बना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1911 को। एंड बैंक ऑफ मैसूर 1930 को। ये कुछ बैंक बेसिकली क्या हुए, फॉर्म हुए। ओके, तो आपसे बिहार बोर्ड क्या पूछेगा, बिहार बोर्ड ये पूछता है कि ओल्डेस्ट बैंक कौन सा है, तो सबको स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक टिक करके आएंगे, ठीक है, जो लोग रटे हुए। तो याद रखना पंजाब नेशनल बैंक क्या है, ये हमारा ओल्डेस्ट नेशनल बैंक है और आप इसको पीवीआई में लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, है ना। हालांकि ये जो पंजाब नेशनल बैंक है ये लाहौर में, तभी तो इंडिया एक जैसा था, है ना, तभी तो बंटवारा नहीं हुआ था, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक, वरना अगर गूगल में भी सर्च करोगे ना तो पहली बार तुम्हें बैंक ऑफ इंडिया दे देगा, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा तुम्हें बचना है, ठीक है। ओके, देन आपको ये याद रखना है बैंक ऑफ मैसूर एक बार आ चुका है, पता चला वहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो तुम ध्यान में रखना ये सब चीज़ें, ये बस याद रख लेना। ओके, बैंक क्या सपोर्ट किया, देखो बैंक ऑलरेडी बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं ना, अलग अलग टाइप के बैंक, फाइनेंशियल चैप्टर नंबर जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चैप्टर नंबर 4 जो है इकोनॉमिक्स का, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तुम लोग वीडियोस देख रहे हो, मैं तुम्हें कुछ कुछ सजेशंस बता रहा हूँ, है ना, कि जो लोग से पीडीएफ से पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, है ना। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बैंक हम लोग को क्या प्रोवाइड करा रहा था, हम लोग को सपोर्ट दे रहा था, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट दे रहा था, ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को, है ना। यानी बैंक जो है बेसिकली ये डेवलपमेंट में या इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, है ना। ओके, देन आउटकम ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया 2 नंबर के लिए हमने पढ़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या रीज़न है, सब चीज़ें पढ़ा। अगर तुमसे पूछ दे कि व्हाट आर द आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, 2 नंबर सब्जेक्टिव पीवीआई लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो गिफ्ट की बात कर रहे थे अब स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले
क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा ये हुआ कि टाउन बनने लगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, कॉपी में बता रहे हैं। दूसरा, साथ साथ याद बोलते चलो, क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया, आउटकम तो है ना यार, ठीक है, लेकिन क्या किस चीज़ का डाउनफॉल हो गया, कॉटन इंडस्ट्री, जो हाथ से बनाने वाले मशीन्स आ गए तो ये खत्म हो गया, ठीक है। इम्पेरियलिज्म क्या हो गया, डेवलप हो गया। इम्पेरियलिज्म क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना समझो। इम्पेरियलिज्म का मतलब ये होता है एक पावरफुल कंट्री दूसरे वीक कंट्री पे अपना कंट्रोल जमाना। क्यों, रिसोर्सेस के लिए, किसके लिए, पावर के लिए, है ना। ओके, तो यहाँ पे इम्पेरियलिज्म डेवलप हो गया। ओके, जैसे इंडिया एग्जांपल देख लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो ब्रिटिशर्स आए, है ना, समझ में आया, ठीक। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, डिवीजन हो गया क्लासेस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो वाले नहीं, क्लास वाले नहीं, किस में, सोसाइटी में, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना। ओके, यहाँ पे बॉर्जियस क्लास का इमर्जेंस हुआ, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे। उसके बाद क्या हुआ, फैक्ट्री लेबर क्लास स्टार्ट हो गया, है ना, और स्लम सिस्टम जो है ना, झुग्गी जिसको हम लोग बोलते हैं, झुग्गी वासी, वो चीज़ें स्टार्ट हो गया। ये आउटकम है, और मेरा मानना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग 2027 के लिए। क्या पता ये क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन वगैरह में, मंथली वगैरह में देखने को मिले, ठीक है। ओके, अब आते हैं डिक्लाइन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। अगर आना चाहे तो 5 नंबर में, वरना 2 नंबर। ये जो गिफ्ट की बात करें तो ये आप डायरेक्ट याद रखोगे। क्या रीज़न था, पूछ देगा, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि इस चैप्टर में बिहार बोर्ड का माइंडसेट पढ़ा मैंने, पेपर एनालिसिस करके इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंट में, तो तुम खुद समझो। सबसे पहले क्या रीजंस रहा होगा डिक्लाइन होने का। क्या पहला रीज़न तो है मशीन से सामान बनना, क्लियर है। दूसरा बात है कि इंडिया जो है अपना मार्केट लॉस हो गया, किस तरीके से, क्योंकि हैंडक्राफ्ट और डोमेस्टिक फॉरेन जो है ये सब हम लोग पास कुछ नहीं रहा, है ना, फॉरेन मार्केट तो उनका दबदबा हो गया। तीसरा, ब्रिटिशर्स ने कुछ कुछ पॉलिसीज़ लेके आया, है ना, जैसे इंडिया के सामान पे हैवी टैक्सेस लगा दिया, है ना। ओके, उसके बाद जो आर्टिशियंस है उसके साथ उनके साथ शोषण होना स्टार्ट हो गया, उनके सामान को पहले खरीद करके अपने देश में जा करके हाई प्राइस में बेच दिए, ये भी चीज़ हो गया। और रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, तो आप अगर एटलीस्ट इतना लिख दोगे तो आपके 2 नंबर तो फिक्स है। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत लिखना है, थोड़ा बहुत बढ़ा कर लिखना है, तो आपके 5 नंबर में है, तो इस हिसाब से बढ़ा के लिख लीजिएगा कि मशीन मेड गुड्स, जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज है वो चीप मशीन में सामान बना रहे थे, सस्ते सस्ते सामान बना रहे थे, जो हैंड वर्क के कंपैरिजन में बहुत जल्दी बन रहा था, है ना। जो हैंडक्राफ्ट था, इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो लॉस्ट हो गया, क्योंकि दोनों फॉरेन मार्केट भी और डोमेस्टिक, क्योंकि सस्ते में सामान ऑलरेडी आ रहा था, है ना। ब्रिटिश ने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह भी लेके आए, अभी हम लोग पॉलिसीज़ वगैरह की बात किए थे पिछले वीडियोज़ में, है ना। और जो आर्टिस्ट थे, अभी हम लोग बात है कि हम जो भी चीज़ें सामान है वो पहले खरीद करके बाद में जाके बेच दी। तो ये सब सारे रीजंस हैं डिक्लाइनिंग ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया एक 2027 के लिए। ये अभी जो बता रहे, अभी जो सीक्वेंस बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं इम्पेरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इम्पेरियलिज्म अभी हम लोग बात किए कि इम्पेरियलिज्म क्या होता है, ये 2 नंबर का डेफिनेशन VVI लिखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेरियलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पावरफुल कंट्री जो है अपना एक्सटेंड करता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल किस पे, वीकर कंट्री पे या उसके टेरिटरी पे, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अगर आपसे पूछें यहाँ से कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इम्पेरियलिज्म कैसा कनेक्टेड है ना, या क्या समझते हैं, देखो दोनों क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। कब, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरीज की बात हो रही है। देखो, नीड्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का अगर नीड्स है तो जो इंडस्ट्रियल कंट्री है उसको रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन जूट वगैरह से, है ना। अगर इम्पेरियलिज्म रहेगा, दबदबा रहेगा, तो रॉ मटेरियल को तुम क्या कर सकते हो, कम पैसे में ले सकते हो, है ना, या फ्री में ले लेते हो, तो ये सब चीज़ें। दूसरा, सर्च ऑफ मार्केट, क्या था, हम लोग मार्केट को सर्च करेंगे, जहाँ मार्केट है वहाँ अपना सेटअप डालेंगे, तो ये क्या क्लोजली रिलेटेड इम्पेरियलिज्म से। देन थर्ड क्या हमारा, एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि अपना सामान कहाँ पे सेल करेगा, कॉलोनीज़ में, है ना। ओके, चलिए, और मार्केट में कंट्रोल करना था, ठीक। ओके, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, ठीक है, कॉलोनी जो है वो सस्ते सस्ते सामान में, चीप लेबर कॉस्ट में रॉ मटेरियल लेकर के अपना प्रोडक्ट बना करके सेल कर रहा है, तो ये शोषण ही हुआ इकोनॉमिक का। एंड
फिफ्थ वन ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म, ये सब चीज़ें आए तो क्या इम्पेरियलिज्म बढ़ गया, है ना। ओके, सब क्या करना चाहा कि हम इस पर अगर कब्जा जमा लेते हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेस होंगे, फिर हम तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो यानी इम्पेरियलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये क्या है आपका, क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। ओके, आपसे अगर पूछना चाहे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछता बिहार बोर्ड, लेकिन होप अगर पूछ ले, है ना, हम लोग एक चांसेस लेके रख सकते हैं कि जस्टिफाई हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इम्पेरियलिज्म आर क्लोजली रिलेटेड, है ना। मैं बता रहा हूँ, इस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली नहीं आता, लेकिन क्या पता अगर दिमाग इधर उधर हो गया तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। मैं आपको हर एक लेवल की चीज़ें बता दूंगा, ईजी से ईजी एंड हार्ड से हार्ड, कि कहाँ तक सोच सकता है, ठीक। चलिए अब आते हैं कहाँ, डिफरेंस बिटवीन इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। 2 नंबर अगर वर्सेस में दे दे तो अच्छी बात है, वरना तो मैं दे देगा डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस में टेबल बना कर लिख सकते हो, या फिर अलग अलग टर्म में तुमको व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियलिज्म, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इम्पेरियलिज्म। अभी हमने इम्पेरियलिज्म का वगैरह बात किया, वही डेफिनेशन आप चेप देना, कोई दिक्कत नहीं है, 10 डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा ईजी था, आप इसी को लिख दोगे, ठीक है। ओके, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, देखो कॉलोनियलिज्म बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे पावरफुल कंट्री स्टेबलाइज करता है क्या, डायरेक्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंट्रोल किस पे, अनदर कंट्री पे, डायरेक्ट वर्ड, है ना। ओके, और कॉलोनियल पावर बेसिकली क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, एंड ट्रेड को, है ना। ओके, जैसे एग्जांपल ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉलोनिज्म का, क्योंकि उनका मेन एम क्या था, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, मार्केट का इस्तेमाल करना अपने बेनिफिट के लिए, है ना। ओके, समझ में आया। तो ये आपका कॉलोनिज्म का मतलब है, एंड इम्पेरियलिज्म का ये मतलब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं किसके बेसिस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल, न्यू सोशल क्लासेस। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हैं, देखो जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ, है ना। कैसे कैसे चेंजेस हुआ, 3 टाइप के लोग अब उभरने लगे, कैसे कैसे, कैपिटलिस्ट, बॉर्जियस, एंड आपका थर्ड वन इधर लेबर क्लास। अब एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं, और ये तीनों क्लास आपको सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बता रहे थे ना क्लास में तुम लोग देखोगे तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। कैपिटलिस्ट कौन होगा, जो बेसिकली मनी इन्वेस्ट करेगा या ऑनर होगा किसका, इंडस्ट्रीज़ का, है ना। ओके, याद रखना, और जितने भी प्रोडक्शन होंगे इनको बेसिकली कंट्रोल करेगा, किसका काम होगा, कैपिटलिस्ट, है ना। ओके, और ये अपना प्रॉफिट कमाएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्लास, आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल पढ़ा था, क्या था फटाफट बताओ, हमने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड पढ़ा था ना। ओके, तो ये वर्ड है कैपिटलिस्ट, वहाँ भी पढ़े थे, अपना बिजनेस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कनेक्ट कर पा रहे हो ना तुम लोग, अगर वीडियोस नहीं देखोगे तो शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो वीडियोस ज़रूर देखना, मैं दिखूँ ना दिखूँ बट मेरे वीडियोस देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं तुम लोग समझते क्यों नहीं। सेकंड है हमारा बॉर्जियस क्लास। बॉर्जियस क्लास वॉज द मिडिल and industrial business class that grew with industrialization. They were involved in trade, investment, and industries. They play an important role in the development and expansion of industries. देखो सिंपल सा मतलब ये है, बॉर्जियस क्लास का मतलब है मिडिल क्लास और इंडस्ट्रियल बिजनेस क्लास। ये जो क्लास है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ग्रो हुए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई सेटअप डाला या किसी ने सेटअप डाला, हमने काम किया, मेहनत किया, है ना, तो अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग गरीब नहीं रहेंगे, थोड़ा अपने फुलफिल बेसिक नीड्स फुलफिल कर लेंगे, है ना। तो उस क्लास में आ गए, किसमें, जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, है ना। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया एक्सपेंशन ऑफ मार्केट में, है ना। ओके, इंडस्ट्रीज़ में। देन आता है क्या, लेबर क्लास। लेबर क्लास बेसिकली पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में वर्क करता हो, एंड तनख्वाह वगैरह भी मिलता हो, ठीक है, वेजेस वगैरह मिलता हो, है ना। लेकिन उनका जनरली अपना ओन मीन ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। और लेकिन ये वर्क करते, एसेंशियल वर्क करते हैं प्रोडक्शन के मामले में एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर यही नहीं रहेगा, अगर तुम्हें लेबर ही नहीं मिलेगा, तुम काम कैसे करोगे, फैक्ट्री कैसे चलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्या रोल रहा बॉर्जियस क्लास का, आपसे ये पूछेगा 2 नंबर में,
ठीक है। 2027 में क्वेश्चंस आएंगे तो देखिएगा इनमें से रहेगा। आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द रोल ऑफ बॉर्जेस क्लासेस। तो पहला कि वो बेसिकली इन्वेस्ट कैपिटल इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस, मिडिल क्लास देखते हो कि इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, है ना, ओके। दूसरा, ग्रोथ किसके लिए, मार्केट फैक्ट्रीज के लिए, एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज के लिए हेल्प किया, और उन्होंने प्रमोट किया ट्रेड को, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन को, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट 2 मार्क्स के लिए इनफ होगा। अब आते हैं, हमने ये सब की बात कर लिया, थोड़ा सा लेबर कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आएंगे जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के लेबर तभी की बात करें जितना चाहे काम करा लो, है ना, 16 से 18 घंटा काम करा जाता था, है ना, ओके, वुमेन को, चिल्ड्रन को, सबको। लेकिन वेजेस जो है ना, पैसे जो है, तनख्वाह जो है वो बहुत क्या है, कम थे, है ना। जो वर्कर्स थे वो रहते थे छोटे इलाके में, बहुत छोटे इलाके में, सभी एक साथ रह रहे हैं, ना किसी के पास घर है प्रॉपर, कुछ है, कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर ये धीरे धीरे क्या बन जाता है, आपका स्लम सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओके, यानी झुग्गी वासी जिसको बोलते हैं ना। देखे होगे दिल्ली वगैरह में जो लोग काम करते हैं, लोग एक जगह में रहते हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई पानी वगैरह, हाइजीन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। तो वो चीज़ है। तो इसको देखते हुए एक मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया इन इंडिया, कब, 1948। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये डेट याद रख लो। मिनिमम वेजेस एक्ट 2 नंबर सब्जेक्टिव के लिए क्या था, देखो ये एक्ट आया, क्यों आया, नाम से पता चलता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये था, ये इंश्योर करता था कि वर्कर्स को एटलीस्ट इतना मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, है ना, ओके। एक मैक्सिमम या सेट कर लेंगे रेट ताकि कोई काम वो लोग किसी भी टाइप का काम कर सके। और मेन एम क्या था हमारा, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, इनको बेसिकली कम किया जा सके, है ना, ओके। और जो फेयर है, जो मुनासिब रकम है या फिर वेजेस है, तनख्वाह है, उनको मिले। फॉर एग्जांपल तुमने 10 घंटा काम किया और तुम्हें पैसा नहीं मिला, तुम्हें बुरा लगेगा, है ना, घर में खाना नहीं है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, गरीबी बढ़ेगा। तो वो चीज़ है, इसीलिए ये एक्ट को लाया गया था, मिनिमम वेजेस एक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं 2 क्लासेस के बीच में स्ट्रगल के, लेबर क्लास एंड स्ट्रगल, सॉरी एक ही क्लास है उसी का स्ट्रगल है। देखो यहाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं, हमें थोड़ा बहुत देखना है। हमने ऑलरेडी देखा है कंडीशंस, उनके लेबर्स की कंडीशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में, है ना। वो लोग साहूकार आराम से रह रहे, ये लोग दिन भर काम कर रहे हैं, है ना, ओके। कैपिटलिस्ट चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उनका प्रॉफिट हो, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनका बेटर वेजेस है, उनके कोई कार डिमांड कर रहे थे, उनका कोई सुन ही नहीं रहा, है ना। जो काम करना, जैसे 16-16 घंटा काम करा रहा है तो उनका वर्किंग आवर कम करना चाहिए, है ना, ओके। ये सब चीज़ें नहीं आ रहा था, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, है ना, ओके, लेबर क्लास एंड आपके कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में, ठीक है। फिर क्या बने, लेबर यूनियंस बने, है ना, सब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया ताकि प्रोटेक्ट कर सके उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को, कि तुम जितना मन चाहे उतना थोड़ी ना काम करा सकते, कुछ तो लॉज होंगे, है ना। तो क्या इसको बोलेंगे, क्या, लेबर यूनियन बेसिकली, या ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ ताकि डिमांड किस चीज़ का, बेटर वेजेस मिल सके, इम्प्रूव हो सके वर्किंग कंडीशन, और हाँ क्या, शॉर्टर वर्किंग आवर। कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है मिसिंग है, तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें यहाँ और बता देता हूँ। देखो ये जो यूनियन लेबर बना, इसके पीछे भी कहानी है, जो कुछ पेजेस जो है वो मिस हो गए थे और मुझे लग रहा था कुछ तो मिस हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिलहाल हम लोग उसको कंटिन्यू अभी कर लेंगे, दिक्कत की बात नहीं। स्लम सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं, हमने यहाँ जिक्र किया स्लम सिस्टम के बारे में, है ना, ओके। स्लम सिस्टम क्या होता है, पहले ये 2 नंबर में फटाफट से लिख लो। ये क्या होता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अट्रैक्ट वर्कर टू इंडस्ट्रियल टाउन, लैक ऑफ प्रॉपर हाउस forced many workers to live in a small, overcrowded house. This result developed slum. आपसे ये क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा कि हाउ स्लम सिस्टम बीइंग, किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो देखो जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो वर्कर्स को अट्रैक्ट किया, भाई वहाँ सेटअप लगे, चलते चलते, है ना, ओके।
चल तो गए लेकिन वहाँ कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं है ना, उनको फोर्सफुली एक ही जगह रहना पड़ रहा है ओवर क्राउडेड एरिया में। ये क्या डेवलप करता है, आपका स्लम को डेवलप करता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ क्वेश्चंस अगर तुमसे पूछे कि हाउ स्लम या हाउ डिड स्लम बीइंग, तो इस तरीके से लिख देना, द स्लम बीइंग ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज in search of jobs. The rapid industrialization lead overcrowded area with poor living condition. Worker who couldn't afford proper housing है ना, start living in makeshift home. These overcrowded area lead किसमें, growth of slum. आप इतना लिख दोगे तो आपको प्यारा सा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही नहीं, नहीं यहाँ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हम लोग जो मिस आउट कर रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे पढ़ा, लेबर के बारे पढ़ा, तो थोड़ा सा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की तरफ हम लोग आते हैं। बात करेंगे इंग्लैंड का। तो देखो वहाँ पे जो लाइवलीहुड है वो बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लो। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन था वो हैंडक्राफ्ट की चीज़ें था, है ना, छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे, उनके बेसिस पे था। मशीन्स आ गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है ना, ओके। उनके पास इतना तक हो गया कि पैसे नहीं है डेली सामान खरीदने के लिए, है, ओके। तो सुले ने बेसिकली क्या किया, इन 1830 से 1814 एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो कहाँ पे हुआ, आपका लंदन में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। एक यूनिफॉर्म आया, क्या, द रिफॉर्म एक्ट, आपके 1832 में। बेसिकली इसमें क्या हुआ, जो लेबर्स थे उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। ठीक है, ओके। मतलब क्या होना था कि लंदन में राइट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, तो वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग का राइट्स माना जाए, सुना जाए। ठीक है, तो जो बेसिक राइट्स हैं पहले ही मना कर दिया, राइट टू वोट, तुम लोग लेबर लोग हो, तुम लोग वोट नहीं दे सकते। इसके बाद, इस एक्ट के बाद क्या हुआ, एक कार्टिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, लंदन में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, पूछता है कि कार्टिस्ट मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो लंदन से। बस आप इतना लिखो। ये पॉइंट लिखने के बाद आप ये वाला रिफॉर्म वाला लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड कार्टिस्ट मूवमेंट कब हुआ, लंदन में, ये लिख लीजिए, है ना, ओके। और ये इसको कंसीडर करते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर लेबर्स के लिए, ये पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा। लेकिन इनिशियली तो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर 1918 को क्या मिला, एक अधिकार मिला, जितने भी मेल है, ऑल अडल्ट मेल एंड वुमेन कैन गिव राइट टू वोट। कब, इंग्लैंड में। कब आया ये आपका, 1918 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछता है कि इंग्लैंड में राइट टू वोट कब मिला, 1918 को। यानी ये पॉइंट एंड आपका ये थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। बस 3 पॉइंट को आपको, ये वाला पॉइंट को भूलना मत, ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट को याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में इतना ही आता है। अब थोड़ा सा इंडिया की तरफ आते हैं, है ना। हम लोग जान रहे हैं कि मार्केट बनने लगा, लेबर क्लास आने लगे, सब चीज़ें होने लगा, है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह आने लगे। लेबर क्या फेस कर रहे थे, मिनिमम वेजेस, कम तनख्वाह, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना, अनहाइजीन कंडीशन, मिल का कंडीशन सही नहीं है, अनहाइजीनिक है, फिर भी काम कर रहा है। चाइल्ड लेबर जो आज भी इंडिया में है, देखोगे काम करता है बच्चे लोग, तो ये सब चीज़ें थे। और पेमेंट नहीं कराना, स्पेशली वुमेन को काम करा देगा, पेमेंट कम देगा, ठीक है, या नहीं देगा, ये सब चीज़ें थे। इसलिए लोग या लेबर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए अगेंस्ट हो गए वर्कर्स, मतलब जो ऑनर्स हैं या फिर जो मालिक है उनके अगेंस्ट हो गया। फिर एक एक्ट आया, फैक्ट्री एक्ट 1881, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। फैक्ट्री एक्ट कब आया, 1881, है ना, ओके। इस एक्ट में क्या था, एक टेक्सटाइल ऑनर, क्या नाम है इनका, लैंकाशायर, बेसिकली ये इंग्लैंड के थे, है ना, एक ऑनर थे। इन्होंने इंडियन लेबर को सपोर्ट किया, उनकी डिमांड को बोला कि नहीं, उनके बेटर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। तो एक कमीशन बना 1875 को, इन्वेस्टिगेट किया कि क्या है लेबर का कंडीशन, फिर एक रिपोर्ट बनाया गया, फिर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया, आपका पास हुआ 1881 में कि हाँ अब ये एक्ट लागू करते हैं। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री एक्ट 2 नंबर, ठीक, कब आया आपने लिख लिया, कब पास हुआ लिख लिया, ये पॉइंट लिख लिया। यहाँ पे इस एक्ट में क्या आया कि 7 साल से कम एज के बच्चे फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, बैन कर दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना
कि बाल मजदूर वो बंद हो गया, है ना। एंड वर्किंग आवर पहले 16-18 घंटा नहीं, अब जो है चिल्ड्रन या वुमेन को जो है बेसिकली 12 घंटा से क्या है फिक्स कर दिया, कम, है ना। ओके, अब इस एक्ट के तहत क्या था, ये जो एक्ट आया इस एक्ट के तहत तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि जो 7 साल से कम ईयर की, कम साल के 7 साल से कम जिनका एज है उनको वर्किंग ना करने दिया जाए, बैन कर दिया गया फैक्ट्रीज से, जिसको हम बोलते हैं बाल मजदूर, वो चीज़ें बंद हो गया। दूसरा, वर्किंग आवर फिक्स हुआ, किसके लिए, चिल्ड्रेन और चिल्ड्रन के लिए और वुमेन के लिए भी हुआ था, जो 12 साल से कम है, जिनका 12 साल से कम मतलब एज कम है, उनको वर्किंग आवर कम कर दिया गया कि नहीं इतना बच्चा को काम नहीं कराना है, लेकिन तुमको करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ लो। वर्किंग आवर और जो वेजेस है वुमेन के लिए वो भी रेगुलेट कर दिया गया। तो ये बेसिकली ये एक्ट में चीज़ें लाया गया, तो अगेन इम्पॉर्टेंट है ये एक्ट, ठीक है। ओके, देन आते हैं लेबर स्ट्राइक एंड ट्रेड यूनियन। यहाँ से कुछ कुछ डेट जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही आएंगे, है ना। देखो, जब लेबर सेटिस्फाइड नहीं थे उन्होंने कंटिन्यूस स्ट्राइक रखा, आज भी देखो आंदोलन होते रहते हैं, है ना। तो लगभग अराउंड 25 स्ट्राइक्स कराए गए थे, मद्रास में, बॉम्बे में, अलग अलग प्रेसिडेंसी वगैरह में कराए गए थे। ज़्यादातर बेसिकली लेबर थे, अनऑर्गेनाइज ग्रुप थे, अलग अलग विलेज से लोग आ रहे थे, एक जगह गैदर हो रहे थे ताकि उनका कंडीशंस इंप्रूव हो सके। तो कुछ चीज़ें बने जो आपको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, शॉर्ट में AITUC, कब फॉर्म हुआ, 31 अक्टूबर, डेट इंपॉर्टेंट है, 1920। कौन चीफ था, लाला लाजपत राय, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट बुलेट पॉइंट। दूसरा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO, आई लव यू नहीं है, ILO है, ये आपका 1920 में बना, इंपॉर्टेंट है, VVI डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट आया कब, आपका 1926 को आया, ताकि रिकॉग्नाइज कर सके टू रजिस्टर्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तीनों डेट है, बस आपको डेट नेम याद रखना है ना। उसके बाद लेबर मूवमेंट हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी ये सब बहुत सारी चीज़ें हुआ। ड्यूरिंग इस पीरियड इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर बहुत सारा सीरियस इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ का सामना किए, है ना, अलग अलग ग्रुप्स में बटे। अभी हमने देखा कम्युनिस्ट आइडिया रीच हुआ, इंडिया रशिया तक पहुंच गया, है ना। फिर ये सब चीज़ें चलने लगे। कम्युनिस्ट एम्फोसाइज द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल रोल किस ऑफ द लेबर क्लास, देयरफॉर मैनी लेबर बिकम एसोसिएटेड विद नेशनल मूवमेंट, है ना। हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा, लेबर ने, मजदूरों ने, है ना, पढ़े थे ना इनके बारे में। ये सब चीज़ों ने इन्होंने क्या क्या सहयोग दिया। देन इंडिपेंडेंट के बाद, पार्टीशन के बाद, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तब क्या चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें बना, जैसे INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना, HMS यानी हिंद मजदूर संघ बना, UTUC मतलब यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना, सॉरी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना। इस तरीके से चीज़ें आए। फिर हमने बात किया मिनिमम वेजेस एक्ट जो आया 1948 को, ताकि इतना पैसा तो मिलना चाहिए, है ना। और बहुत सारे वेलफेयर्स आए। ये वेलफेयर्स जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखो लेबर वेलफेयर को इंपॉर्टेंस दिया गया, सेकेंड वेलफेयर में मिनिमम वेजेस एक्ट को इनकरेज किया गया, या फिर बेसिक जो सब्सिडीज़ है, सब्सिस्टेंस है, उनको दिया गया, किसके लिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। फिर थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में लेबर बोर्ड स्टेबलाइज हुआ एंड बोनस कमीशन जो है अपॉइंट किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ वेलफेयर्स वगैरह लाए गए। देन लेबर कमीशन, नेशनल लेबर कमीशन कब फॉर्म हुआ, 1962, डेट बस याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा। 1962 में क्या बना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज किया नेशनल लेबर कमीशन। इसका पर्पस क्या था, इनका पर्पस था इम्प्रूव करना कंडीशन, वेजेस लेबर का, एंड प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्लियर है, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है यूटिलिटी एंड कॉटेज इंडस्ट्री का, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले ये कॉटेज इंडस्ट्री का बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ओके। उसके बाद लाइवलीहुड ऑफ कॉमन पीपल को इम्प्रूव करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नेशनल मूवमेंट में, स्पेशली स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था, चरखा, है ना, सब खादी अपना अपना सामान बनाने लगा, है ना, ओके। हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर गुड, ठीक है, नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट करता है, एंड वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। हेल्प प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट इन डिफरेंट एरियाज, है ना, ओके।
और महात्मा गांधी कंसीडर क्या क्या कॉटेज इंडस्ट्री यानी छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंडियन सोशल कंडीशन में। ये बेसिकली आपके चैप्टर्स थे। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। बस आप इसमें से ये जो डेट्स वगैरह है लास्ट में इस चैप्टर से डेट्स भर के आते हैं, ठीक है, भर के आते हैं। तो इस चैप्टर के डेट्स को थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा रखना है। बाकी ये चैप्टर अब आपके कंट्रोल में है, इससे हर एक टाइप के क्वेश्चंस वगैरह बन जाएंगे। और क्वेश्चंस के लिए बोर्ड बेस्टर आपका फ्री में मिलता है। सिर्फ बेस्ट परचेज करना स्टडी मटेरियल बैच, जिसमें आपको सभी चीज़ें सभी सब्जेक्ट हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है बैच में क्या क्या चीज़ है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको सभी चीज़ें बता दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे। हमने अपना चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया, बाकी के रिमेनिंग रहे 3 चैप्टर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।